हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आइए हम लोग इस क्लास में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तथा उसके कंसेप्ट को क्लियर भी किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के 4 क्लास कर चुके हैं जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया गया है तथा कंसेप्ट को क्लियर भी किया गया है। तो उस क्लास को देखने के लिए आप इसमें जो लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं आप लोग, जिससे आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? वेयर द पैनल बोर्ड आर यूज्ड। पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है? तो जो पैनल बोर्ड होता है, पैनल बोर्ड का मतलब ये होता है कि उसमें एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर लगा रहेगा, स्टार्टर लगा रहेगा, फिर इसके बाद कनेक्शन करने के लिए उसमें लगे रहेंगे। तो ये सब कहाँ यूज किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव में, औद्योगिक मोटर ड्राइव में। बी ऑप्शन दिया है डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में, डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में। तो कहाँ पे इसका किया जाता है? थ्री फेज डोमेस्टिक वायरिंग में किया जाता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एसी एंड डीसी सप्लाई में किया जाता है। तो इसका कहाँ पे किया जाता है? यहाँ पे किया जाता है। जो थ्री फेज की डोमेस्टिक वायरिंग होती है वहाँ पे क्या बनाना पड़ता है? एक पैनल बोर्ड बनाना पड़ता है। उसमें स्टार्टर लगाएंगे, एम्पियर मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। यदि पावर नापना है तो वोल्ट वाट मीटर लगाएंगे। ये सब उस वहाँ पे लगा रहता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द टार्क इन न्यूटन मीटर प्रोड्यूस्ड बाई ए 7.5 HP स्क्वायरल केज मोटर रोटेटिंग एट 1400 RPM। 1400 RPM पर घूर्णन कर रहे 7.5 HP स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बल्ला घूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? टार्क ज्ञात करना है, ठीक ना। टी का मान ज्ञात करना है, टार्क। तो जो जो दिया है उसमें लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे पहले। तो HP दे रखा है यहाँ पे। तो HP बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7.5 HP है उसकी सकते। और यहाँ पे RPM दे रखा है, यन यन कितना दे रखा है? 1440 RPM दे रखा है, RPM पे गुणन करा। ये सब दे रखा है, टार्क पूछ रहा है। तो टार्क के लिए एक फार्मूला होता है, टी बराबर होता है 60 इंटू पी बटे में 2 पाई एन होता है, ठीक ना। 2 पाई एन होता है। एन क्या है यहाँ पे? RPM है। पी क्या है? इसकी पावर है। तो यहाँ पे पावर कितना दे रखा है? 7.5 HP। तो पहले इसको वाट में निकालेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा? HP इंटू 735.5 कर देंगे। तो HP यहाँ पे देखिए कितना है? 7.5 गुणते 35, 735.5 यहाँ पे रहेगा, 735.5 रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा इसको देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए 7.5 इंटू 735.5 इक्वल टू कितना आ रहा है? 5,000 5,500 5,500 16.25 वाट आ गया। और सब मान दे रखा है तो उसको रख देंगे। तो इस फार्मूले पे रखेंगे यहाँ पे, तो हल करेंगे तो 60 इंटू पी का मान दे रखा है 5,516.25 बटे में 2 गुणते पाई का मान होता है 3.14 गुणते एन का मान दे रखा है 60 नहीं 1440 RPM दे रखा है, 1440 RPM। इसको हल कर देंगे, हल करेंगे तो जितना आंसर आ जाएगा वही सही हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर ला दिया जाता है, हल किया जाता है कैलकुलेटर से। तो ये 60 इंटू 5,516.25 और बटे भाग दे देंगे 2 भागे 3.14
1/4 भागे 1440, 1440 इक्वल टू कितना आ गया 36.599, 36.599। ये किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो जो 36.599 है, तो ये 9 को जब इसको यहाँ पे लाएंगे राउंड में इसको लाएंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 36.6 न्यूटन मीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूले को नोट कर लेंगे। ये फार्मूला आना चाहिए लगाने के लिए। फिर P बराबर जो 1 HP होता है, 1 HP मीट्रिक प्रणाली में वो 735.5 वाट होता है। वही ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP बराबर कितना होता है, तो ब्रिटिश प्रणाली में होता है 746 वाट होता है, ठीक ना। 746 वाट ब्रिटिश प्रणाली में और मीट्रिक प्रणाली में 735.5 वाट। और टार्क निकालने के लिए ये फार्मूला होता है T बराबर 60 इंटू P बटे में 2 पाई N। पाई का मान 1.314 होता है, N का मान दे रखा है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि विच टाइप ऑफ हैंडल डिजाइन फॉर रोटरी स्विच इज इलिस्ट्रेटेड। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। जो इसमें दिखाया गया है ये किस टाइप का, यहाँ पे जो स्विच को दिखाया गया है रोटरी स्विच वो है, उसको बताना है, ठीक ना। तो ये कैसा है, क्वाइन स्लॉट है, सिक्के का स्लॉट है, ठीक ना, क्वाइन स्लॉट सिक्के का स्लॉट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर टू स्टार्ट 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए रोटर में रेजिस्टेंस को किस उद्देश्य से जोड़ा जाता है, ठीक ना, किस उद्देश्य से रोटर में यूज किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो ये बताना है। तो किस उद्देश्य से जोड़ा जाता है, क्योंकि जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग टार्क है उसको बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ए ऑप्शन रिड्यूज रोटर वोल्टेज, तो जो गलत ऑप्शन है ये गलत है। रिड्यूज रोटर करंट ये भी गलत है। इंक्रीज द टार्क, टार्क को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। जो स्टार्टिंग टार्क होता है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो 3 फेज इंडक्शन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसके रोटर में प्रतिरोध को ऐड कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होती है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। पहले ये समझिए कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो 2 टाइप की होती है। एक 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है और दूसरी जो होती है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, ठीक ना। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है और एक होती है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, ठीक ना। तो जो ये 3 फेज इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो उसको गति नियंत्रित करने के लिए इसमें से कौन सी विधि अपनाई जाती है स्पेशली, तो कास्केट ऑपरेशन मेथड। जो कास्केट ऑपरेशन मेथड होता है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी एप्लीकेबल है और स्लिप उसमें भी होता है। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में भी एप्लीकेबल होता है, दोनों में होता है। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। इसमें पूछ रहा है कि ओनली एप्लीकेबल किस में है, केवल एप्लीकेबल। दूसरा ऑप्शन है रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। तो ये जो होता है विधि केवल 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ये विधि, इस विधि को हम लोग 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके रोटर पे कोई भी, जो इस तरीके से रोटर होता है तो इसके रोटर पे कोई भी स्लिप रिंग नहीं होती है। इस वाले मोटर में 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई स्लिप रिंग नहीं होती है। जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्लिप रिंग लगी रहती है केवल, और उसमें केवल ये गति नियंत्रण की विधि अपना सकते हैं। सी ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, चेंजिंग द एप्लीकेबल फ्रिक्वेंसी मेथड, अप्लाइड फ्रिक्वेंसी मेथड।
चेंजिंग द अप्लाइड फ्रिक्वेंसी मेथड, आरोपित आवृत्ति विधि को ये भी दोनों मोटर में यूज कर सकते हैं, ये भी नहीं सही आंसर होगा, ये भी दोनों मोटर में यूज कर सकते हैं, ये केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइंडिंग का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ बाइंडिंग। तो ये जो बाइंडिंग है ये स्किन बाइंडिंग की गई है, ठीक ना, ये स्किन बाइंडिंग है। इसमें होता क्या है, एक बड़ी सी कॉइल बना लेते हैं इस तरीके से और ऐसे स्लॉट बने रहेंगे, तो एक ही कॉइल को इस स्लॉट में डालते हैं और फिर इसी को घुमा कर क्या करते हैं, अगले स्लॉट में इस तरीके से डाल देते हैं, ऐसे अगले स्लॉट में यहाँ से, ठीक ना, इस तरीके से। तो ये कैसी बाइंडिंग कहलाती है, स्किन बाइंडिंग कहलाती है ये वाली, ठीक ना। एक ही कॉइल होती है, उसी को बार बार इस तरीके से कई स्लॉटों में बनाया जाता है, तो ये स्किन बाइंडिंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ थ्री फेज बाइंडिंग इफ द कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। कह रहा है क्वेश्चन कि थ्री फेज मोटर की बाइंडिंग का क्या नाम है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। तो जो पिच होती है, पिच फैक्टर होता है, वो उसके बराबर क्या होता है, पिच फैक्टर बराबर, पिच फैक्टर बराबर होता है कॉइल पिच अपन पोल पिच होता है, ठीक ना, कॉइल पिच अपन पोल पिच। तो यदि कॉइल पिच का मान अधिक आ जाएगा, कॉइल पिच यदि अधिक है, इसमें क्या कह रहा है, यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है, कुंडली पिच क्या है, पोल पिच से कम है, जो कॉइल पिच है इसका मान कम है पोल पिच से, तो ये एक से कम आ जाएगा, वो पिच फैक्टर का मान एक से कम आ जाएगा, पिच फैक्टर का जो मान होगा एक से कम आएगा, ठीक ना। जब एक से कम आएगा तो इसे कहते हैं शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहते हैं, ठीक ना। और जब पोल पिच और कॉइल पिच दोनों का मान सेम आ जाता है एक बराबर, तो उसे फुल पिच बाइंडिंग कहते हैं। और जब यही कॉइल पिच छोटी हो जाती है, कॉइल पिच जब अधिक हो जाती है, पोल पिच कम हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, लॉन्ग पिच बाइंडिंग कहलाती है। तो यहाँ पे कुंडली पिच को कह रहा है, यानी कि कॉइल पिच को कह रहा है कि पोल पिच से कम है, तो ये शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहलाएगी, ठीक है ना। सॉरी, सी आंसर नहीं सही है, डी आंसर इसका सही है, शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग या शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है थ्री फेज का केंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है, विच इज द डिमेरिट ऑफ थ्री फेज कंसेंट्रिक बाइंडिंग। जो कंसेंट्रिक बाइंडिंग है, संकेंद्रित बाइंडिंग है, उसका क्या एक अवगुण होता है। तो इसका ये अवगुण होता है कि ये मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, नहीं ये नहीं सही है, अधिक स्पेस नहीं रिक्वायर्ड है इसके लिए, आवश्यकता नहीं पड़ता है। ए स्टेप्ड फार्म इज रिक्वायर्ड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसको एक स्टेप्ड फार्मा, जो फार्मा होता है ना जिसपे बाइंडिंग करते हैं, इस पे तार लपटाया जाता है फार्मे के द्वारा, तो एक स्टेप्ड फार्मा की आवश्यकता पड़ती है इस बाइंडिंग को करने के लिए, ठीक ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम यूज्ड फॉर थ्री फेज मोटर बाइंडिंग। थ्री फेज मोटर बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम है। तो ये जो इसमें दिखाया गया है, ये किस आरेख को दिखाया गया है, तो ये रिंग डायग्राम को दिखाया गया, ठीक ना, ये रिंग डायग्राम को दिखाया गया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ स्लॉट ऑफ ए थ्री फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल बाइंडिंग। तो देखिए थ्री फेज की कोई बाइंडिंग है, क्वेश्चन को समझिए। जो स्लॉट है वो 36 स्लॉट दिया गया है, यानी कि जो मशीन है उसका स्टेटर कितने स्लॉट का है, इस तरीके से ये 36 स्लॉट का है, ठीक ना, जिसमें कंडक्टर की बाइंडिंग करनी है, इस तरीके से इसमें बाइंडिंग करेंगे। तो स्लॉटों की संख्या कितनी है, 36 स्लॉट है। अब कॉइलों की संख्या कितनी है, 12 है। कॉइल बराबर कितना दे रखा है, 12, और पी बराबर दे रखा है 4 पोल है। तो पूछ रहा है कि कला विस्थापन यानी फेज डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है कि एक फेज जो है आर, उसको इस स्लॉट से स्टार्ट करेंगे तो वाई फेज को
वाई फेज को किस स्लॉट से स्टार्ट करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टेटर का इलेक्ट्रिकल एंगल निकाल लेंगे कि कितने इलेक्ट्रिकल एंगल आ रहे हैं। तो देखिए पी का मान यहाँ पे 4 दे रखा है, तो इलेक्ट्रिकल एंगल बराबर एक पोल बराबर कितना होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल एक पोल बराबर 180 अंश होता है। तो चार पोल बराबर क्या हो जाएगा, 4 पोल बराबर 180 गुणते 4। तो इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 720 अंश आ जाएगा इलेक्ट्रिकल अंश। तो 720 इलेक्ट्रिकल अंश में 36 स्लॉट हैं, तो एक स्लॉट में अंश निकाल लेंगे। एक स्लॉट में अंश बराबर कितना हो जाएगा, 720 बटे में 36, भाग दे देंगे 20 आ जाएगा। 20 अंश यानी कि एक जो स्लॉट है, ये जो एक स्लॉट है 20 अंश का है, ठीक ना, एक स्लॉट 20 अंश का है। उसी तरह से 36 स्लॉट हैं, सभी को मिला के कितना हो जाएगा, 720 अंश हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक कला के लिए स्लॉट में गणना करना है, ठीक ना, कला विस्थापन फेज डिस्प्लेसमेंट को ज्ञात करना है। तो जो 3 फेज की बाइंडिंग होती है वो इस तरीके से होती है, और इसमें तीनों फेजों में कितने अंश का अंतर होता है, 120 अंश का अंतर होता है, इलेक्ट्रिकली 120 अंश का अंतर होता है। तो अब क्या करेंगे कि एक स्लॉट 20 अंश का है, तो ये आर फेज है, ये वाई फेज है। यदि आर फेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वाई फेज को स्टार्ट जो करेंगे तो उसमें 120 अंश का अंतर होना चाहिए। तो 120 अंतर लाने के लिए हम कितना स्लॉट छोड़ करके वाई फेज की बाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो 120 में जब 20 का भाग दे देंगे तो स्लॉटों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि एक स्लॉट 20 अंश का है। तो 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6 स्लॉट। एक आर फेज के लिए बाइंडिंग यहाँ से करते हैं तो 6 स्लॉट छोड़ करके वाई फेज की बाइंडिंग करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये ऑप्शन इसका सही है, सी है स्लॉट। तो इस तरह से इसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ एसी मोटर बाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ कॉइल पर पोल पर फेज इन मोर देन वन अरेंज इन डिफरेंट स्लॉट। कॉइल पर पोल पर फेज की संख्या वाले एसी मोटर बाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है ना, वो एक ही फेज के लिए और एक ही पोल के लिए अलग अलग इस तरीके से स्लॉट में बाइंडिंग कर दी जाती है, ऐसे, ठीक ना, अलग अलग स्लॉट में इस तरह से बाइंडिंग की रहती है एक ही फेज और एक ही पोल के लिए। तो वो किस में होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में होती है, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग में नहीं होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ बाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड। बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। ये जो बाइंडिंग किया गया है इसमें टेस्ट एक किया जा रहा है, इस टेस्ट का नाम बताना है, ठीक ना, इस परीक्षण का नाम बताना है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, लैंप लगा है और यहाँ से फेज और न्यूट्रल दिया जा रहा है, और न्यूट्रल वाले को बारी बारी से यहाँ से टच करा कर चेक किया जा रहा है। तो क्या चेक किया जा रहा है, कंटिन्यूटी को टेस्ट किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कंटिन्यूटी टेस्ट। यहाँ पे यदि कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं दिया हुआ है तो इससे मिलते जुलते टेस्ट को सही कर देंगे। तो पोलरिटी टेस्ट किया जा रहा है, नहीं पोलरिटी टेस्ट नहीं किया जा रहा है। रेजिस्टेंस टेस्ट किया जा रहा है, ये इससे मिलता जुलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, रेजिस्टेंस टेस्ट। यानी कि कंटिन्यूटी टेस्ट भी करते हैं तो एक रेजिस्टेंस का ही हम लोग पता करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत ऑप्शन दे रखा है। जो रेजिस्टेंस टेस्ट है उसको यहाँ पे मल्टीमीटर या ओम मीटर लगा करके टेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं किया जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप भी टेस्ट नहीं किया जा रहा है, पोलरिटी टेस्ट भी नहीं किया जा रहा है, ये रेजिस्टेंस टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जो ये इसमें दिखाया है वास्तव में ये क्या चेक किया जा रहा है, कंटिन्यूटी टेस्ट किया जा रहा है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखा जाता है, अगला क्वेश्चन है, वाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन द रोटर सर्किट एट स्टार्टिंग
थ्रो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कहने का मतलब इसका ये है कि जो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है तो उसके रोटर में बाहर से प्रतिरोध क्यों जोड़ते हैं, किस लिए जोड़ा जाता है, किस उद्देश्य से। तो किस लिए जोड़ा जाता है, ऑप्शन देखेंगे। टू गेट हाई रनिंग टार्क, ये नहीं है, रनिंग टार्क को हाई प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। टू गेट हाई स्टार्टिंग टार्क, ये सही ऑप्शन है। जो मोटर स्टार्ट जब हो रही होती है, जिस समय स्टार्ट करते हैं उस समय हाई स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए रोटर में अलग से एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ये नहीं सही आंसर है, ये भी नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटर इफ द रोटर बाइंडिंग इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ओपन सर्किटेड एट स्टार्टिंग। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर बाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यदि उसका जो रोटर है उस पर जो बाइंडिंग की गई है वो ओपन सर्किट है या उसका रोटर बाइंडिंग खुला हुआ है तो होगा क्या कि मोटर चलेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें ईएमएफ बनेगा ही नहीं। और जब खुला रहेगा उसका बाइंडिंग तो उसमें कोई इसमें जब मोटर का बाइंडिंग, रोटर की बाइंडिंग जब खुली रहेगी तो इसमें जो करंट होगी ऊपर वाहित नहीं होगी तो कोई टार्क नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मोटर क्या करेगी, स्टार्ट नहीं होगी, विल नॉट स्टार्टेड, नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ वन फेज फेल्स ड्यूरिंग रनिंग। यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो थ्री फेज प्रेरण मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कौन घटना घटे, क्या होगा। तो क्वेश्चन को देखिए, समझ लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। जैसे ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसको थ्री फेज की पावर सप्लाई दी गई है, थ्री फेज की पावर सप्लाई RYB दी गई है। एक फेज क्या कर रहा है कि गायब हो जा रहा है, विफल हो जा रहा है किसी कारणवश से, जैसे फ्यूज हो जा रहा है या पावर सप्लाई से ही एक फेज नहीं आ रहा है, तो क्या घटना घटेगी। तो देखिए इस घटना को पहले तो कहते क्या है, इस घटना को सिंगल फेजिंग कहा जाता है। यदि तीन फेज में से एक फेज मोटर को नहीं प्राप्त हो रही है तो इस घटना को सिंगल फेजिंग कहा जाता है। और जब सिंगल फेजिंग होता है तो उस समय मोटर तो चलती है लेकिन वो धीरे धीरे चलती है और धीरे धीरे गर्म भी होती रहती है, और गर्म होकर के एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मोटर जल जाएगी। तो इस सिंगल फेजिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि मोटर में सिंगल फेजिंग प्रोडक्शन, एक प्रोटेक्शन होता है या सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर नाम से आता है, उसको इसमें क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो यदि सिंगल फेजिंग की घटना घटती है तो जो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर होता है वो सप्लाई को ऑफ कर देता है, पूरे सप्लाई को ऑफ कर देता है और मोटर को बंद कर देता है, मोटर को जलने से बचा देता है। तो इसमें सही आंसर देखेंगे तो क्या है, मोटर रन नॉर्मली, ये गलत आंसर है। मोटर स्टॉप इंस्टेंसली, मोटर तुरंत बंद हो जाती है। मोटर रन स्लोली, फाइनली इट बर्न्स, मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे डिटेल में समझेंगे और कंसेप्ट को क्लियर भी किया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।